चलिए दोस्तों बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। उसमें से जो हमारे पास पहला तरीका होता है वो हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड होता है, और जो हमारे पास दूसरा मेथड होता है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड होता है। क्वालिटेटिव मेथड में दोस्तों हम मैनेजमेंट को चेक करते हैं। अब हम मैनेजमेंट में क्या देखें जिससे कि हम कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाएँ, उसी के लिए ये वीडियो है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप कोई एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं या आप समझना चाहते हैं कि किसी कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए दोस्तों समझते हैं कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे देखें और कैसे हम उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम किसी भी कंपनी का जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसे एज अ होल नहीं करते। हम उसमें ये नहीं देखते कि खाली की मैनेजमेंट की हमने ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस देख लिया, बल्कि हमें उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना होता है और फिर हम उन पार्ट को कंबाइन करके देखेंगे कि उसमें क्या हमारा स्कोर बैठता है। तो उसके लिए दोस्तों हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके बेस पे हम ये चीज़ें चेक करते हैं। ये पैरामीटर्स जो होते हैं ये की पैरामीटर्स है दोस्तों, जो लगभग सभी कंपनी के लिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेटेंट्स, अवार्ड, रिकॉग्निशन, मिशन। तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, ये हम सब एक एक करके समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इन पैरामीटर को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, और जिससे कि आप किसी कंपनी का अच्छे से क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाएँ। तो दोस्तों जब से सबसे पहले अगर हम पैरामीटर की बात करें तो वो यहाँ पर है हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रमोटर लिखा हुआ है। तो पब्लिक के लिए 6% की यहाँ पे, चलो दोस्तों ये वेटेज की मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये पब्लिक और प्रमोटर क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ये स्कोर के लिए टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक अगर ग्रेटर देन 10% है, तो मैंने यहाँ पर अगर पब्लिक लेस देन 10% है तो यहाँ पर मैंने 1 स्कोर दिया है। अगर पब्लिक आपका 10 to 15% है तो यहाँ पर मैंने 2 दिया है, 15 to 20 पे 3 दिया है और 20 to 25 पे 4 दिया है। और अगर ग्रेटर देन 25 है तो यहाँ पर मैंने 5 की स्कोरिंग दी है। अब पब्लिक का मतलब क्या, पब्लिक का मतलब दोस्तों आपके सारे एफ आई आईज, आपका म्यूचुअल फंड्स, आपके डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इट मीन्स कि अगर आपकी पब्लिक होल्डिंग 10% से कम है तो मैं वहाँ पर 1 की स्कोरिंग दूंगा। अगर वो 10 से 15% के बीच में आती है तो मैं वहाँ पर 2 की स्कोरिंग दूंगा। तो इस तरीके से मैं स्कोरिंग अलॉट करूँगा। सपोज़ मान लीजिए मैं किसी कंपनी का एनालिसिस करता हूँ और वहाँ पर मुझे मिलती है कि वहाँ पर जो पब्लिक होल्डिंग है, मतलब कि एफआईआईज़ की, म्यूचुअल फंड्स की और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, अगर वो होल्डिंग मेरी 20 से 25 के परसेंट के बीच में आ रही है, सपोज़ कीजिए 23% आ रही है, तो मैं यहाँ पर 4 का रैंकिंग दूंगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर मैं प्रमोटर की होल्डिंग चेक करूँगा। दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पर हमारे प्रमोटर की होल्डिंग 50 to 60% है तो वो एक सबसे अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। ज़्यादा होल्डिंग होना भी इसके लिए हमने ख़राब समझा है। 50 to 60% एक आइडियल और एकदम बहुत अच्छी होल्डिंग मानी गई है, इसलिए 50 to 60% पे वहाँ पर मैं इसे 5 की स्कोरिंग दूंगा। और अगर उसकी होल्डिंग प्रमोटर की 40 to 50 आती है तो मैं वहाँ पर 4 दूंगा। अगर 30 to 40 होती है तो वहाँ पर मैं 3 दूंगा। और अगर 60% से ज़्यादा है तो वहाँ पर मैं 2 दूंगा। और अगर लेस देन 30% है, 30% से अगर कम है तो वहाँ पर मैं 1 दूंगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि 60% प्रमोटर की जितनी होल्डिंग अच्छी होती है, मतलब जितनी ज़्यादा होल्डिंग होती है वो अच्छी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना,
जैसे आपने किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अगर उसमें प्रमोटर की होल्डिंग 65% से ज़्यादा है, जैसे 60 से ज़्यादा है, जैसे 65 या 70% है, तो प्रमोटर किसी भी टाइम अपनी किसी भी वक्त अपनी होल्डिंग छोड़ सकता है। और जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग छोड़ते हैं तो मार्केट में एक बहुत गलत इंप्रेशन जाता है और उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट जो आपने की रखी है किसी स्टॉक में, वो आपकी 5%, 10%, 20% तक भी गिर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर एक आइडियल होल्डिंग मानते हैं 50 to 60%। अगर यहाँ पर मेरी लेट से यहाँ पर मैं प्रमोटर की होल्डिंग एज्यूम कर रहा हूँ अभी 55%, तो यहाँ पर मैं इसे स्कोरिंग दूंगा 5। अब हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। दोस्तों जो भी कंपनियां होती हैं, जो भी अपने ग्रोथ में होती हैं, वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज़रूर एक्सपेंस करती हैं। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है सारी कंपनियां ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंस करती हैं, चाहे वो अपने प्रोडक्ट के एक्सटेंशन के लिए हों, या कोई प्रोडक्ट को री इन्वेंट करने के लिए हो, या कोई स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो, तो वो कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़रूर एक्सपेंस करती हैं। तो आपको दोस्तों ये देखना है कि क्या सफिशेंट अमाउंट अगर इनकर्ड किया गया है रिसर्च और डेवलपमेंट पे या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर मेरे पास इनकर्ड किया गया है एडिक्वेट एक्सपेंडिचर, अगर जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो पर्याप्त है, तो यहाँ पर मैं 5 की रैंकिंग दूंगा। और अगर एडिक्वेट एक्सपेंडिचर नहीं किया गया है तो यहाँ पर मैं 1 की रैंकिंग दूंगा। तो यहाँ पर मैं सपोज मान रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एडिक्वेट एक्सपेंडिचर नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं 1 दे रहा हूँ। अभी दोस्तों ये जो मैं रैंकिंग दे रहा हूँ ये सिर्फ एक एग्जाम्शन के बेस पर दे रहा हूँ। बाद में मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में ये किसी एनुअल रिपोर्ट को लेकर ये पूरा आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से इसमें हम रैंकिंग अलॉट करेंगे। पर मेरा इस वीडियो में पर्पज़ ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हम इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, और आप अपने खुद से भी इस मेथड को यूज़ कर कर किसी कंपनी का क्वालिटी एनालाइज कर पाएँ। दोस्तों जो हमारे पास अगला पैरामीटर आता है वो आता है हमारे पास पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। ये वो पेटेंट हमें एक तरीके से मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है। तो अगर किसी कंपनी के पास पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट है तो मैं ये समझूंगा कि वो एक अच्छी कंपनी है और जो उसे उसकी सेल्स को बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों अगर पेटेंट और ट्रेडमार्क कॉपीराइट मुझे इस टाइप की कुछ चीज़ें उनके पास किसी कंपनी के पास मिलती है तो यहाँ पर मैं 5 की रैंकिंग दूंगा। अगर नहीं मिलती है तो मैं यहाँ पर 1 की रैंकिंग दूंगा। तो यहाँ पर मैं 5 की रैंकिंग दे रहा हूँ और एज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी के पास पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करते हैं अगले पैरामीटर की, जो है हमारा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। दोस्तों जो कंपनियां अच्छा काम कर रही होती हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या उनके ही फील्ड में इंडस्ट्री लेवल पर उन्हें अवार्ड्स और रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये भी मैं एक अच्छा पैरामीटर मानता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि अगर किसी कंपनी को पिछले 5 साल में अच्छा अवार्ड एंड रिकॉग्निशन वगैरह मिल रहा है तो मैं उसे 5 की रैंकिंग दूंगा। अगर अवार्ड एंड रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है तो मैं यहाँ पर भी 1 की रैंकिंग दे सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 5 की रख रहा हूँ। चलो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास अगला पैरामीटर आता है वो आता है मिशन एंड विज़न का। दोस्तों जो कंपनी किसी पर्टिकुलर मिशन और विज़न से काम करती हैं वो एक स्ट्रेटेजिकल वे में अपनी कंपनी को चलाती है। मतलब उनके एक जो विज़न स्टेटमेंट्स होते हैं और मिशन और विज़न स्टेटमेंट जो भी उनके होते हैं वो एज़ पर स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। अगर कोई कंपनी बिना विज़न और मिशन के इस्टेब्लिश है तो वो दोस्तों किसी भी टाइम बंद हो सकती है। उन पर उस कंपनी पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब मैनेजमेंट का कोई विज़न ही नहीं है तो वो कंपनी को चलाएंगे ही क्या। तो अगर मुझे प्रॉपर क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी का मिशन और विज़न क्या है तो यहाँ पर मैं 5 की रैंकिंग दूंगा, अदरवाइज़ मैं 1 की दूंगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों 1 की रैंकिंग दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और अब मैं बात करता हूँ डिविडेंड पे आउट रेशियो की। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा पैरामीटर मैं समझता हूँ किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूसली डिविडेंड पे आउट करती है, डिविडेंड के रूप में उन शेयर होल्डर को पैसा देती है।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर डिविडेंड पे आउट रेशो अच्छा है कंपनी का, वो हम इंडस्ट्री लेवल पर कंपेयर कर लेंगे। अगर यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशो अच्छा है तो यहाँ पर मैं 5 की रेटिंग दूंगा। अगर ये अच्छा नहीं है तो मैं फिर 1 की रेटिंग दे दूंगा। सपोज यहाँ पर मैं अच्छा मान के चल रहा हूँ और यहाँ पर 5 की रेटिंग दे रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की। दोस्तों अगर कोई कंपनी बार बार या बहुत ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को या अपनी सेल्स नंबर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दोस्तों रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जो आपको माल मिलता है वो सस्ता मिल जाता है, जो आपके परचेजिंग होगी वो सस्ती हो जाती है। या अगर आप गुड्स अपना सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो सेल प्राइस हो जाता है वो हाई हो जाता है, तो आप अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सेक्शन हमें मिलता है एनुअल रिपोर्ट में, जहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है वो अंडर द आर्म लेंथ है या नहीं। अगर ये मुझे मिलता है कि हाँ ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से मतलब कि प्रॉपर इन द आर्म लेंथ है, तो मैं यहाँ पर 5 की रैंकिंग दूंगा, वरना तो यहाँ पर मैं 1 की रैंकिंग दूंगा। तो लेट्स से यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि कंपनी ने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं की है और मैं यहाँ पर 5 की रैंकिंग दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पैरामीटर आता है वो आता है हमारा जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरीज़ का। दोस्तों जो कंपनी ग्रो करना चाहती है, अपने मिशन एंड विज़न के हिसाब से चलना चाहती है, वो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज एंड एसोसिएशन कंपनी ज़रूर टाइप करेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो पार्ट होता है ये हमारा एक स्ट्रैटेजिक अलायंस का पार्ट होता है, और कंपनी अगर स्ट्रैटेजिकली चलेगी तो वो जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी और एसोसिएशन ज़रूर करेगी। तो अगर वो जॉइंट वेंचर जो करती है वो उसके मिशन और विज़न से मैच होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जो भी जॉइंट वेंचर और कंपनी करेगी वो उसके मिशन और विज़न से मैच होने चाहिए। अगर कंपनी ने कोई ऐसे जॉइंट वेंचर करती है जो उसके मिशन और विज़न स्टेटमेंट के अपोजिट है, तो वहाँ पर वो अच्छा नहीं माना जाएगा। इसका मतलब बिजनेस कंपनी अपने मिशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, कंपनी अपना कुछ अलग ही तरीके से काम कर रही है। जैसे कि दोस्तों हमने सब सत्यम के केस में देखा था, वो कंपनी डूब गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी मिशन के अकॉर्डिंग अच्छे से काम कर रही है, और यहाँ पर मैं 5 की रेटिंग दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास अगला पैरामीटर आता है वो आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का। दोस्तों क्या होता है ना, कई बार जैसे कंपनी जब अपना गुड्स प्रोड्यूस करती हैं तो गुड प्रोड्यूस करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अब टेक्नोलॉजी अगर कंटिन्यूसली कंपनी इम्प्रूव करती रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आता है वो आपकी कॉस्ट को कम करने के लिए होता है। अब अगर कंपनी कुछ ऐसी कॉस्ट को कम करने के लिए अपना कोई टेक्नोलॉजी बाहर से परचेज़ करती है और अपनी कॉस्ट को कम कर रही है, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि उसका इस साल का जो कैश फ्लो है वो कम आ जाए। या अगर कंपनी ने लीज़ पे लेके कोई टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के लिए बाहर से मतलब कोई टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब की है बोरोइंग करके, तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट की कॉस्ट आ जाए, जिस वजह से आपका प्रॉफिट इफेक्ट हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर ये इसका इम्पैक्ट देखना होगा कि ये टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किस वजह से किया गया है, क्या ये मेरे बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाला है। अगर ये मेरे बिज़नेस के लिए अच्छा है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, तो मैं यहाँ पर दोस्तों 1 की रैंकिंग दूंगा, वरना तो 5 की रैंकिंग दूंगा, वरना तो 1 की। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी कोई टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 की रैंकिंग दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम फेस वैल्यू की। दोस्तों जब हम कंपनी को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें फेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ कीजिए कोई कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू है और उसका ईपीएस 2 रुपये है, सॉरी ईपीएस उसका 20 रुपये है। अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो उसका ईपीएस 20 रुपये है। और अगर दूसरी कंपनी है वहाँ पे उसका फेस वैल्यू 1 रुपये है और उसका ईपीएस भी 20 रुपये है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, वो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा ईपीएस है 1 रुपये वाला, 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला, वो वहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, क्योंकि उसे हमें फेस वैल्यू को इक्वल करना है, तो वो हमारा 200 का ईपीएस हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम फेस वैल्यू इक्वल करेंगे तो हम देखेंगे कि 10 रुपये का जो फेस वैल्यू वाला शेयर था उसका ईपीएस 20 है, और जो 1 रुपये वाला था जिसे हमने 10 से मल्टीप्लाई करा है उसका ईपीएस हमारा 200 रुपीज़ का हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर फेस वैल्यू अगर हमारी 1 है तो यहाँ पर मैं 5 की रैंकिंग दूंगा, वरना तो मैं 1 की रैंकिंग दूंगा। मैं सपोज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसका फेस वैल्यू 1 है, इसलिए मैं यहाँ पर 5 की रैंकिंग दे रहा हूँ।
दोस्तों अगला पैरामीटर जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अगर कोई कंपनी अच्छे से काम कर रही है और तो वो अपने एम्प्लॉयज़ पर ज़रूर एक्सपेंड करेगी, वो अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे और उनकी डेवलपमेंट पे अच्छा एक्सपेंस करती है। तो दोस्तों अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे अच्छा एक्सपेंडिचर कर रही है, जो हमें एनुअल रिपोर्ट से पता चल जाएगा, तो यहाँ पर मैं 5 की रैंकिंग दूंगा, वरना मैं 1 की रैंकिंग दूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों ये कंपनी अपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स पर अच्छा एक्सपेंस कर रही है उनके डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पर मैं 5 की रैंकिंग दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन स्केल ऑफ ऑपरेशन की। दोस्तों अगर कोई कंपनी सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे काम करती है तो वो उसके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हमें इस फेज़ में इस पैरामीटर पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास कितने टाइप्स के प्रोडक्ट है, मतलब कि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो कितना है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, उसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है तो आप देखेंगे कि पर्सनल केयर में भी आता है, होम केयर में भी आता है, आपका फूड में भी आता है, हेयर केयर में भी आता है। इस टाइप से दोस्तों उसने अपना एक अच्छा सेगमेंट मतलब प्रोडक्ट लाइन इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि वो कंपनी अच्छे से बुरे रिसेशन में भी सर्वाइव कर जाए। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट लाइफ आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपका अच्छा है तो यहाँ पे मैं 5 की रैंकिंग दूंगा, अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ख़राब है तो यहाँ पर मैं 1 की रैंकिंग दूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ख़राब है तो यहाँ पर मैं 1 की रैंकिंग दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ पेंडिंग टैक्सेस एंड लिटिगेशन की। दोस्तों अगर किसी कंपनी के ऊपर पेंडिंग टैक्सेस हैं या कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो दोस्तों उस लिटिगेशन का अगर कोई ऐसा आउटकम होता है जो कंपनी के बिल्कुल भी फेवर में नहीं होगा, तो उस टाइम उस रिज़ल्ट पर कंपनी का शेयर आपका 10%, 20%, 30% तक भी गिर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक लीगल एक्टिविटी होती है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए दोस्तों अगर कोई लिटिगेशन है तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की। दोस्तों कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है ये आपको मैं इस पैरामीटर के थ्रू समझाता हूँ। कॉरपोरेट गवर्नेंस में दोस्तों जो हमारी पॉलिसीज़, इसमें हमारा 3 तरीके से होता है। एक तो पॉलिसीज़ होती है, एक कमिटी होती है और एक डिस्क्लोज़र होता है। दोस्तों जो हमारी पॉलिसीज़ होती है अगर वो क्लियरली डिफाइन है, शुड भी ये जो हमारी पॉलिसी होती है प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। और दोस्तों जो हमारी ये ऑडिट कमेटी है, जो हमारी कमेटी है, इसमें हमारी ये कुछ 3 या 4 कमेटी होती हैं, इन्हें एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो मेन कमेटी हमारे पास होती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 4 कमेटी होती है दोस्तों। जो मेन कमेटी होती है वो हमारी ऑडिट कमेटी होती है, जो आपका पूरा ऑडिट का ख्याल रखती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का आपका। दूसरी हमारी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, जो ये चेक करती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेशन ले रहे हों। तीसरी हमारी स्टॉक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होती है, जो टाइम टू टाइम ये चेक करती है कि हमारे स्टॉक होल्डर्स को प्रॉपर्ली, मतलब उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही हैं, या उन्हें जब भी हमारी रिक्वायरमेंट है तो कंपनी कोई कंपनी अगर कोई मेजर डिसीजन ले रही है तो स्टॉक होल्डर तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। चौथी हमारे पास जो आ जाती है वो हमारी CSR कमेटी आ जाती है। तो दोस्तों अगर ये प्रॉपरली मेरे पास डिफ़ाइन है तो मैं यहाँ पर पॉलिसीज़ के लिए 2 दूंगा, अगर नहीं है तो 0.5 दूंगा। ऐसे ही दोस्तों मैं इस बेस पर रैंकिंग दूंगा। अगर मेरी कमेटी पूरी एग्जिस्ट करती है तो मैं 1.5 दूंगा, वरना तो 0.25। तो इन सब का मैं जो टोटल होगा दोस्तों वो यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो पैरामीटर हम आता है हमारे पास वो आता है हमारा CSR का। किसी भी कंपनी को दोस्तों CSR 2% करना होता है। अगर वो कंपनी एडिक्वेट CSR कर रही है तो मैं यहाँ पर 5 की रैंकिंग दे दूंगा, और अगर वो कंपनी CSR नहीं कर रही है तो मैं यहाँ पर उसे 1 की रैंकिंग दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने रैंकिंग नहीं फिल की है, मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि कंपनी के पास कोई लिटिगेशन और एक्सपेंसेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ। और मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यहाँ पर 2 का स्कोर दे रहा हूँ, और यहाँ पर CSR के लिए मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि कंपनी CSR एक्टिविटी नहीं कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा टोटल स्कोर बैठता है
वो 3.37 बैठता है। दोस्तों कट ऑफ के लिए, किसी भी कंपनी के कट ऑफ के लिए ये मेरा पैरामीटर है, मैं यहाँ पर 60% देखता हूँ। अगर ये मेरा पूरा 5 का स्कोर होता है, अगर 5 में से कोई कंपनी 3 से अबाव आती है तो मैं उस कंपनी को अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लेता हूँ। ऐसे दोस्तों हम जो उस इंडस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं उन सब का इस तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद दोस्तों कुछ कंपनियों के हो सकता है कि 3.37 से ज़्यादा आए, कुछ के कम आए। तो दोस्तों जो हमारा कट ऑफ है वो 0.60 का रहता है। तो 60% से अगर कम आता है तो मैं वहाँ पर उस कंपनी को रिजेक्ट कर लेता हूँ। और जो मेरे पास 60% से ज़्यादा के स्कोरिंग वाली कंपनीज आती है तो उसे मैं अगले राउंड के लिए, मतलब कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए फर्दर कैरी करता हूँ। अब दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कैसे करते हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। मेरा पर्पस इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना था कि हम किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को, यानी कि किसी भी कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस टेम्पलेट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद आप अपने हिसाब से जो आपको कंपनी को एनालाइज करना है, आप इस पे अपनी रैंकिंग के हिसाब से कर सकते हैं। और आप ये सब पैरामीटर, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप ये एक बार पैरामीटर्स पढ़ लेना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अच्छे से जान लिया होगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट हम कैसे देखते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं कोशिश करूँगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, और हो सके तो आपको कोई किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट लेके आपको एक क्वालिटेटिव एनालिसिस पूरा समझा पाऊँ। तब तक